सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई मुश्किलात की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अंदरूने सिंध दौरे पर हैं। वो अंदरूने सिंध पहुंचे हैं जहां वो पार्टी के नाराज़ रहनुमाओं को मनाने की कोशिश करेंगे। वो तमाम रहनुमा जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे थे, खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी में किसी भी वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, सिंध हुकूमत को खतरा हो सकता है, मुराद अली शाह की हुकूमत को गिराया जा सकता है। तो ऐसे किसी भी खदशे को रोकने के लिए अब बिलावल भुट्टो खुद मुतहरिक हुए और मुराद अली शाह को लेकर वो अंदरूने सिंध पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और इन तमाम खदशात को दूर भी करने का कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा और तमाम रहनुमाओं को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की मुश्किलात यहीं पर रुकती हुई महसूस नहीं होती, चूंकि जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे पीपल्स पार्टी की क़यादत के गिर्द घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। अब इस केस के वादा माफ गवाह नदीम अल्ताफ़ का बयान भी सामने आ चुका है। तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें उन्होंने आसिफ जरदारी, हुसैन लवाई, बिलाल शेख और तारिक एहसान के खिलाफ बातचीत की है और कहा है कि जालसाजी के तहत जरदारी के फ्रंट हुसैन लवाई के बैंक को फ़ायदा पहुंचाया गया। दीगर आज की जो अहम खबरें हैं उन पर भी बात करेंगे। अब अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। कुछ ही देर में निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ शेख याकूब साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बोल न्यूज़ के रिपोर्टर इरशाद संजरानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के इन तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो इरशाद, बिलावल इस वक्त मुराद अली शाह को लेकर अंदरूनी सिंध पहुँच गए हैं। तकरीबन सिंध के तमाम ही छोटे बड़े शहरों के वो दौरे करेंगे, वहाँ पर अपने MNAs MPs से भी मुलाकातें करेंगे। क्या वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? कितने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं और बिलावल इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल अंदर की खबर यही थी। जब अहम मुलाकात हुई थी, GDA के रहनुमा आए थे सिंध असम्बली में, अली गौर खान बर, और सबसे ज़्यादा परेशान पीपल्स पार्टी अपने स्पीकर आगा सिराज दुरानी से थी, जो कि नैब ने जिन्हें गिरफ्तार किया था और जो सिंध असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन के मामला पर गिरफ्तार थे। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी के अपने MPs ने बाकायदा कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बात बिल्कुल सही है। जो नाराज जो सरदार है, जो अहम पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं, उन्हें जो हुकूमत में हिस्सा ना मिलना और फिर बिल्कुल उनको साइडलाइन कर देना, तो फिर वो नाराज थे। और जिसमें जो ज़राए बताते हैं, तकरीबन जो इवन अपोजिशन जमातें खुद भी इसका दावा करती हैं, तो तकरीबन 25 के करीब जो है MPs उन्होंने रब्ता किया था। तो इस हवाले से, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते फिर 3-4 दिन पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर मुलाकातें की थी, फिर उसके बाद दुबई चले गए। वहाँ भी उनकी अहम मामला पर मुलाकात हुई थी, जिसमें आसिफ जरदारी के खिलाफ जो केसेस हैं और दीगर जो मामला थे, वहाँ पर जो है सऊदी जो UAE रहनुमाओं से वहाँ की मुलाकातें हुई हैं। तो यहाँ पर एक मतलब फिर हमने एक हफ्ता पहले खबर ब्रेक की थी कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे दुबई से वापस आएंगे, अंदरूनी सिंध तमाम शहरों के दौरे करेंगे और जो नाराज MPs हैं उन्होंने मुलाकातें भी की और बाकायदा शटअप कॉल दी, जिस खास तौर पर जो बहुत सख्त पैगाम गया स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को। तो उनको कुछ वज़ीर मुराद अली शाह ने 2 दिन कबल जो है वज़ीर हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस हवाले से हमने सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि जो लोग एक मतलब फिर जो कोशिश कर रहे थे पीपल्स पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक है, उनकी हवा निकाल दी गई। इस हवाले से फिर मैंने उनसे सवाल किया, उनकी जो पीपल्स पार्टी के MPs की हवा आपने निकाली है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसका वो जवाब नहीं दे सके थे। लेकिन ये हकीकत है कि एक मतलब फिर हम देखें, आज जो है अंदरूनी सिंध उनका दौरा शुरू हुआ है। मलिक असद सिकंदर, जो कि पीपल्स पार्टी के अहम MP हैं और अपनी हैसियत रखते हैं, वो पीपल्स पार्टी के इंतहाई करीब जाने जाते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, फिर वहाँ पे आज फातह खाने के बाद अब हैदराबाद, अभी हमारे जराए बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इस वक्त हैदराबाद पहुँचने वाले। वहाँ पर शर्जील मेमन, जाम खान शोर और दीगर जो अहम रहनुमा, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उन्हें दूर करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर टंडोलया, सांगड़ और यहाँ से होते हुए सखर, फिर लाड़काना जाके पड़ाव डालेंगे। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है सिंध की सियासत की, उसमें बिलावल का दौरा कितना अहम है? कि तमाम जो ये 25 MPs हैं इनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे? ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो अफवाहें थी या खबरें गर्दिश कर रही थी, ये खत्म हो जाएंगी?
देखिए ये कहा जाए कि मिशन इम्पॉसिबल है बिलावल भुट्टो जरदारी के जो पार्ट 1 जो उन्होंने मुलाकात की थी उसके बाद दुबई गए थे, मतलब फिर अब वापस आए तो ये पार्ट 2 जो उस पावर ब्लास्ट को रोकने की कोशिश के लिए अब ये फातह ख्वानी भी करेंगे। उससे इसी दौरान जो है मुख्तलिफ जो MPs हैं और एम रहनुमा उनसे मुलाकातें करके फिर बताएंगे, मैसेज दे रहे हैं। लेकिन शटअप कॉल ये बिल्कुल हमारे जराए कंफर्म करते हैं कि दिए जिन जिन लोगों ने कोशिश की थी इस सवाल से पूरे नाम जो वज़ीर आज़म मुराद अली शाह ने जिनके पास पूरी लिस्ट थी वो उन्हें फराम किए, उनके नाम फराम किए गए। उसके बाद ये उन्होंने अब फिर ये सोचा कि अब ये मुलाकातों के बाद 1-on-1 मुलाकातों के बाद जो जो नहीं आए वहां पर जाया जाए और फातह ख्वानी करके वहां पर मुलाकातों के दौरान पैगाम देंगे। फिलहाल रोकने में जो पहले जो उसमें कामयाब, लेकिन अब भी जरा कहते हैं जैसे जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल आगे बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है पीपल्स पार्टी पे। लेकिन एक मतलब फिर हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि यंग चेयरमैन पीपल्स पार्टी वो मुकाबला करते जरूर नजर आते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में मजीद लोग फंसते जा रहे हैं, तो उससे बचने के इस वक्त भी तकरीबन 39 MPs हैं पीपल्स पार्टी और उसमें कुछ ठीक है। जैसे जैसे पीपल्स पार्टी पर ये प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे ज़ाहिर है जो उनके अरकान हैं उनका एतमाद भी पार्टी पर और क़यादत पर कम होता जाएगा। लेकिन बिलावल की है कि वो किसी तरह से तमाम लोगों को मना सकें और इस फॉरवर्ड ब्लॉक को बनने से रोक सकें। इरशाद संजरानी, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल गुफ्तगू की और तमाम सूरत हाल वाज़ेह की। हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ पहले मैं सवाल लेकर आता हूँ कि इस वक्त जो आप खासतौर पर सिंध की सियासत देख रहे हैं उसका ताल्लुक एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस से भी है। नदीम अल्ताफ़ ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, उसमें आसिफ जरदारी का वाज़ेह तौर पर नाम लिया गया है चूँकि हुसैन लवाई और जो दीगर उनके फ्रंटमैन्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचाया गया, बैंक को किस तरह से गैर कानूनी कर्जे दिए गए। तो अब आपको लग रहा है कि ये जो एहतसाब का अमल है थोड़ी सी इसमें भी तेज़ी आई है और पीपल्स पार्टी के लिए भी सूरत हाल ख़तरनाक हो गई है, उनकी अपनी सिंध की हुकूमत भी अब डोलती नज़र आ रही है। अरबाब, देखें नदीम मलिक ने जो ख़ास तौर पर बयान दिए और फिर अभी वो अप्रूवर भी बन गए हैं, इससे लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी। और उन्होंने काफ़ी उनके जो साथी थे उनका नाम भी लिए ओपनली और डिटेल भी दी और इसीलिए उनको अप्रूवर बनाया गया है कि उनके पास बहुत मालूमात हैं और अप्रूवर बनाई उसको जाता है जो कि बाद में केस को सपोर्ट कर सके, प्रोसिक्यूशन को हेल्प कर सके, उसी सूरत में उसको अप्रूवर बनाया जाता है और इसीलिए उनको बनाया गया है। और उन्होंने बहुत डिटेल दी और इससे मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी में कुछ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि ये जो पावर में थे पीपल्स पार्टी उनके नाराज़ हैं क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव लोगों को नवाजा गया, हर जगह पर हर मौके पर मिनिस्ट्री दी गई हैं, उनको अच्छी अपॉइंटमेंट में रखा गया है। और बहुत से MPs जो वो अब कट ऑफ फील करते थे जी हमें कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर नहीं रखा गया, ना हमें कोई ऐसी मिनिस्ट्री गई है, ना एडवाइज़र बनाया गया है, ना कोई और अपॉइंटमेंट दी गई जिससे उनको कोई फ़ायदा हो सकता, जिसकी वजह से फिर उनकी सोच में इजाफा हुआ और फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हुई है। आई थिंक अभी भी ये मुश्किल काम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, आई होप कि वो उनको पेनिट्रेट करते हैं, जाके उनको मना सकते हैं, उनके जो प्रॉब्लम हैं जो नाराज़गियाँ दूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये काफ़ी हद तक काफ़ी फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ है और ये पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम करेगा। इसलिए इस मौके पे पीपल्स पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो है ये भी गए हैं, जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत लोग नाराज़ हैं क्योंकि सिलेक्टिव लोगों को नवाजा गया है और ये पार्टी के अंदर ऐसे नहीं होना चाहिए। सही। चलिए शेख याकूब साहब, इस सूरत हाल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा हो सकता है? सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी खासी तकसीम दिखाई दे रही है, बिलावल कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको एक बार फिर यकजा कर सकें, फॉरवर्ड ब्लॉक ना बने, उनके नाराज़ रहनुमा मान जाएँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे आने वाले इलेक्शंस में फ़ायदा हो सकता है, अगले 1-2 साल में इसका फ़ायदा हो सकता है? चूँकि गुज़िश्ता इलेक्शंस की अगर बात करें तो अंदरून सिंध से तो कोई ख़ास कामयाबी तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सिंध की जो सूरत हाल है उसमें लीडरशिप जो पीपल्स पार्टी की है वो बुरे तरीके से धंस चुकी है करप्शन के केसेस में और हर आए दिन के साथ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, हक़ाइक़ और ऐसे ऐसे गंभीर किस्म के सामने आ रहे हैं और फिर साथ में जो अप्रूवर उसके सामने आ रहे हैं और ये केसेस कोई लाखों के करोड़ों के नहीं, ये अरबों के केसेस हैं। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की जो साख थी वो जो बची कुची थी जरदारी साहब की टेक ओवर करने के बाद से जो बची कुची थी मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है और बिलावल इज़ टू यंग टू कंट्रोल दिस सिचुएशन।
मैं नहीं समझता कि बिलावल इस सिचुएशन में कंट्रोल कर सकेंगे, अपने मेंबरान को जो है ऑन बोर्ड रख सकेंगे, आवाम को कोई ऐसा नैरेटिव दे सकेंगे जिसमें आवाम को यकजा रख सकें, अपने जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको वो इकट्ठा कंसोलिडेट कर सकें। मेरे ख्याल में इनके हाथों से निकल चुकी हुई है। और मैं तो ये कहूँगा कि देखें, लास्ट जनरल इलेक्शंस में हमारी ये बेड लक थी कि हम इंटीरियर सिंध में अपना मंशूर लेके नहीं जा सके थे। हमारे पास जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे वो हम उसकी वजह से हम अपनी कैंपेन नहीं कर सके थे, इलेक्शन कैंपेन हमारी वहाँ पे नहीं थी। अदरवाइज़ वहाँ पे तो बहुत ही लावा उबल रहा है। और आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट जब भी इलेक्शंस आते हैं उसमें पीटीआई भरपूर तरीके से सामने आएगी, क्योंकि सेवियर के तौर पे पीटीआई ही सामने आएगी। और जो पीपल्स पार्टी है वो अपनी साख मुकम्मल तौर पे खो चुकी हुई है। अब लीडरशिप का उनका जो एक मसला खड़ा हो गया हुआ है, उसमें कंसोलिडेट करना उनके लिए नामुमकिन सी बात है। और लीडरशिप और कोई नई ऐसी है नहीं और नैरेटिव है नहीं। अब करप्शन के केसेस के ऊपर, ऐसे मौके के ऊपर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपने लोगों को इकट्ठा नहीं रख सकती। और ये जो इनकी जो असेंबली के जो मेंबरान हैं सूबाई असेंबली के, उनमें जो एक ग्रीवेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक गंभीर हैं। और वो अब पार्टी के साथ लग के चलने में आर महसूस करते हैं। एक तो उनको चले आपको लग रहा है कि बिलावल भुट्टो बहुत यंग है और इस वक्त वो इस सूरत हाल को सही तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मैं ज़रा वापस आता हूँ आपकी तरफ शेख साहब। आगा रफ़ीउल्लाह साहब से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, MNA भी हैं यहाँ से। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, इस वक्त बिलावल सिंध के दौरे पर हैं। आगा साहब से लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे रब्ता करते हैं और फिर उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं। शेख साहब, आप ये कह रहे थे कि सिंध में हम गुज़िश्ता इलेक्शंस में सही तौर पर अपना मंशूर लेकर नहीं जा सके। सिंध के लोगों को यही तो शिकवा है पीपल्स पार्टी PTI से। कराची के लोगों को यही तो शिकवा है कि खान साहब यहाँ से इलेक्ट हुए, सीट छोड़ दी, 14-15 यहाँ की सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, सिंध के दौरे नहीं किए जाते, उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता है, क्योंकि पंजाब से जीतकर हुकूमत तो बन गई है, तो इसलिए शायद सिंध को लावारिस छोड़ दिया। देखिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं इंटीरियर की बात कर इंटीरियर की बात मैं कर रहा था। इंटीरियर में हम अपनी कैंपेन नहीं कर सके। जो सिटीज़ की हाथ है कि कराची ने हमें भरपूर तरीके से सपोर्ट किया, हम कराची के मशकूर हैं और कराची वालों के। और देखें आप अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कराची क्लीन कराची करने के लिए, ये सारी जो तगो-दो है ये कराची के मसाइल को हल करने के लिए है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत तवज्जो है कराची के ऊपर। अभी जो कमेटी बनाई गई है उसमें भी आप देखेंगे कि उनकी एक पर्सनल ये कि कराची हमारा एक बिज़नेस हब है, एक इकनॉमिक हब है हमारा। और कराची पूरे पाकिस्तान के लिए सेवियर है, रोज़गार के लोग कराची ही जाते हैं, कराची पूरे पाकिस्तान के लिए एक मांग की हैसियत रखती है। तो हम इस शहर को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो इसके ऊपर भरपूर तरीके से तवज्जो दे रही है। और आप देखेंगे कि कराची के जो मुख्तस किए गए फ़ंड्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे, कराची में तरक्याती काम होंगे। और सबसे जो बड़ा गंभीर मसला आप देखेंगे अथॉरिटी की वजह से जो आ रहा है, यानी पीपल्स पार्टी का जो एक तरीक़ेकार है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ना वो ख़ुद काम करते हैं ना हमें करने देते हैं। अगर इनको ये करना था कि आज ही मुख्तलिफ हीले बहाने से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो ये जान नहीं छुड़ा सकते। 11 साल तक इनकी हुकूमत रही है। आज तो कराची को अगर इन्होंने थोड़ी भी तवज्जो दी होती तो मेरे ख्याल में किसी भी शहर से आगे होना चाहिए था कराची को। मैं ख़ुद कराची में रहा हूँ, 32 ईयर्स में वहाँ पे रहा हूँ। मैंने जो हालत देखी है 32 ईयर्स में, बर्बादी के अलावा कराची में मैंने कुछ नहीं देखा। और जो कचरा गंद मैंने इस कराची शहर में देखा है कि आप एयरपोर्ट से उतरो, आप जाते हुए किसी भी रास्ते से जाओ, आपको ढेरों ढेर कचरा नज़र आएगा। और वो पिछले 33 साल में तो मैंने उठता हुआ नहीं देखा। अब हमारी हुकूमत आई, आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर हम भरपूर तरीके से काम करेंगे, कराची को साफ़ करेंगे। चलें हारिस नवाज साहब, जो जिस तरह शेख याकूब साहब कह रहे हैं कि इनकी हुकूमत की तवज्जो है कराची और सिंध पर भी, लेकिन जो इस वक्त अंदरून सिंध की सूरत हाल है, जो कराची की सूरत हाल है, आपको लगता है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही इसकी जिम्मेदार है, वफाकी हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? 2 बारिशों के स्पेल में 46 लोग मर गए, एक जुमला, एक ट्वीट वज़ीर आज़म की तरफ से, सदर की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। किसी भी तरह का कोई इवेंट होता है, कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाई जाती है, बहुत अच्छी बात है, और दूसरे इवेंट्स होते हैं, वज़ीर आज़म छोटे छोटे मामलात पर बात कर रहे होते हैं, सदर बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ 46 जाने चली गई, किसी ने एक जुमला तक नहीं कहा। अरबाब देखें, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को कराची में बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए था और कराची के अवाम बहुत नाराज़ भी हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी है। फिर MQM इस वक्त जो है वो उनकी साथी पार्टी है PTI की, इनको मिल के
कराची के अंदर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। कराची ने बहुत उम्मीद लगाई थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। आई ऑलवेज लाइक इमरान खान, और वो एक आई फील कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत उम्मीद भी हैं। लेकिन बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि एक अभी जिस तरह से टीम बनाई है, उन्होंने फ़ारूक नसीम साहब को इंचार्ज बनाया है और पॉइंट ले रहे हैं, एक रुकनी कमेटी भी बनाई है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि कराची को लुक आफ्टर किया जाए। और पीटीआई की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी मैंने देखी वो ये है कि इन्होंने ना पिछले इलेक्शन में ना अब कुछ भी इंटीरियर के अंदर काम नहीं किया। अगर ये नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सिंध में इनका इंग्रेस हो, तो इनको हर हालत में सिंध के अंदर अपनी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। कराची का अभी तक इनके पास प्रॉपर सदर नहीं है, इन्होंने टेम्प्रेरी सदर किया हुआ है, और इनको दे नीड टू हैव अ सदर फ्रॉम इंटीरियर सिंध से। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली से इनके पास एक सिंध का सदर होना चाहिए जो सिंधी स्पीकिंग होना चाहिए। वो तभी फिर वहाँ पर अपना इन्वेस्ट करेंगे। और वो सिंध में एक रवायत भी है कि जब कोई भी सिंधी बड़ी फैमिली से कोई जाता है किसी घर, तो उसको बड़ा रिस्पेक्ट दी जाती है और सुना जाता है। इस तरीके से पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है कि सिंध के कप सदर, जनरल सेक्रेटरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और इनको पूरे डिवीजन लेवल पर अपनी टीम बना के इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। अभी जो भी अगर पीपल्स पार्टी के नाराज़ लोग हैं, और कितने लोग जो पहले रह गए जिनको टिकट नहीं मिले, अगर ये सही काम करें तो सिंध में ये और ज़्यादा वोट निकाल सकते हैं और अपने पार्टी की MNA और MP की सीट भी निकाल सकते हैं। एक तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जो आई डोंट नो कि ये लास्ट टाइम इन्होंने बड़ा नहीं ख्याल किया, और इसी तरह अभी भी है, पूरे कैंडिडेट भी सिंध में खड़े नहीं किए थे। जिस तरीके से आप फेडरल गवर्नमेंट है, इनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, इनको चाहिए कि इंटीरियर में अपनी टीम स्ट्रॉन्ग बनाएं। और प्रेसिडेंट सिंध का बहुत ज़रूरी है कि सिंध की अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली से हो, और साथ जनरल सेक्रेटरी काम करने वाला हो, ताकि ये इस वक्त काम करने का है, ये 1-2 साल में इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सही, तो ये बड़े चैलेंजेस इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं सिंध के मामलात को लेकर, चूँकि सिंध पर इतनी ज़्यादा कोई ख़ास तवज्जो वफाकी हुकूमत की नहीं रही। और सिर्फ सिंध में इन्हें चैलेंजेस दरपेश नहीं है, बल्कि एक चैलेंज इन्हें वो भी दरपेश है जो कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से एक मार्च की और इस्लामाबाद लॉकडाउन वो मार्च है जिसके बारे में मौलाना फजल रहमान ने अब ये कहा है कि इसमें जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है लॉकडाउन की, वो ना की जाए, चूँकि ये आज़ादी मार्च है। लेकिन इस इस्तिलाह से मुतालिक मौलाना माजी में खुद क्या कहते रहे, पहले उनका एक शॉट आपको सुनवाते हैं, फिर वापस आके बात करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान खुद इस मार्च को लॉकडाउन कह चुके हैं कि इस्लामाबाद को वो लॉकडाउन कर देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मीडिया इस इस्तिलाह को इस्तेमाल ना करे, बल्कि ये आज़ादी मार्च होगा। शेख याकूब साहब, आपकी हुकूमत तैयार है मौलाना साहब को वेलकम करने के लिए? अब ये लॉकडाउन की टर्म तो नहीं इस्तेमाल की जाएगी, आज़ादी मार्च होगा। आज़ादी, आपकी हुकूमत से आज़ादी की बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान? अरबाब साहब, मुझे तो समझिए उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, और मुबहिम सी बात है। वो कहते हैं कि लॉकडाउन ना कहें, आज़ादी मार्च, किससे आज़ादी है? पाकिस्तान आज़ाद है और वो ख़ुद भी इस वक्त आज़ाद है, ये बड़ी खुश नसीबी है उनकी। और मैं ये कहूँगा कि वो अपनी किस्मत आजमाई कर लें, अपना शौक़ पूरा कर लें। और हमने उनके मिलियन मार्च देखे हैं, और मिलियन मार्च भी आपके सामने है। वो मिलियन कितने को कहते हैं ये भी अल्लाह को पता है। और ये किस बुनियाद पे यहाँ पे इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने आ रहे हैं, पहले तो कोई वजह नहीं है। फिर आवाम को किस नैरेटिव पे वो इकट्ठा करने जा रहे हैं, इसका भी कोई पता नहीं है। और फिर ये है कि इनके साथ जो अपोजिशन की दूसरी पार्टीज़ हैं वो तो साथ है नहीं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, ना PMLN उनको सपोर्ट कर रही है, ना पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, ना इनके बहुत ही करीबी हलीफ दूसरे जो हैं यहाँ पे MP की सूरत में वो कोई आगे आ रहा है। तो मौलाना साहब की सोलो फ्लाइट होगी, और सोलो फ्लाइट पता नहीं वो जहाज़ भागते भागते उड़ने वाला मुझे नहीं लगता, और ये सोलो फ्लाइट ऐसे ही ज़मीन पर ही रहेगी, आप देखेंगे। लेकिन शेख साहब, आप कह रहे हैं किन इशूज़ पर वो ये लॉकडाउन करने, आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं, उनका जो मौक़िफ़ है, हुकूमत बैड गवर्नेंस कर रही है, महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, एहतिसाब का जो अमल है वो बिल्कुल वन साइडेड चल रहा है, सिर्फ अपोजिशन की जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। ये वो तमाम नुकात हैं कि जिन पर मौलाना कहते हैं कि अब इस हुकूमत को जितना वक्त देना था दे दिया, अब हम इस्लामाबाद जाएंगे और फिर आगे देखेंगे क्या होता है। देखें, जब बात आती है मुआशात की, तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब उसके बारे में काफ़ी जानते होंगे।
जितनी तबाही और बर्बादी पिछले 70 साल में हुई है उसके ऊपर उनको मार्च करना चाहिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करने चाहिए कि पहली दफ़ा ऐसी हुकूमत आई है जिसने लोगों से हिसाब मांगा और लोगों से ये पूछा कि भाई आप करते क्या रहे हो, और हमसे बजाय 70 साल के उस हिसाब को वो देखें, हमसे वो 1 साल के बाद हमसे हिसाब मांगने आ गए हैं, जबकि उस 70 साल में वो बराबर के उसी कश्ती के सवार रहे हैं और उसके मज़े उन्होंने लूटे हैं। तो मेरे ख्याल में जवाज़ ही नहीं बनता कि मौलाना साहब ऐसी कश्ती में बैठें और उस हमारे सामने आ जाएं और हमसे पूछें 1 साल का हिसाब। पहले उनसे कहें कि 70 साल का हिसाब दें, और उस 70 साल के हिसाब में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आगे चल के सामने आएंगी, और अभी तक भी इतना कुछ हो चुका है कि आप देख के अरबों रुपए की गबन के और करप्शन के केसेस हैं। ऐसे गज़बनाक तरीके से करप्शन हुई है कि पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा गया, जड़ें काटी गई, और आज जिस सूरत हाल से हम 2-4 हैं, हम उसको ठीक है। चलें शेख साहब साथ ही रहिएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस मामले में मौलाना फजल रहमान के साथ हैं या नहीं है, नून लीग का मौक़िफ़ जान लेते हैं। सीनियर रहनुमा राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना अफजल साहब, मौलाना फजल रहमान अब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर लॉकडाउन नहीं है, इस्लामाबाद को लॉकडाउन नहीं बल्कि आज़ादी मार्च इसको कहा जाए, जो भी टर्म इस्तेमाल कर लें, क्या नून लीग उनके साथ है इस आज़ादी मार्च या लॉकडाउन में? इंशाल्लाह नून लीग 100% उनके साथ है। अच्छा, और किन मामलात पर, कौन से वो इश्यूज हैं जिस पर नून लीग मौलाना फजल रहमान के साथ है? जो पाकिस्तान की तबाही हुई है, जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, और जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी कदरों की तबाही हुई है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम एहतजाज में शामिल होंगे। अच्छा, और अगर इस्लामाबाद को लॉकडाउन मौलाना फजल रहमान करते हैं, वहाँ पर जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मुअत्तल हो जाता है, शहर मफलूज हो जाता है, तो इस सारे अमल में भी नून लीग उनके साथ होगी? देखें, ये हमारा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा। अगर इमरान खान को ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं हुआ। अच्छा, एक हुकूमत के खिलाफ आप ये तमाम अमल करने जा रहे हैं, इसका मतलब जो 2014 में उस वक्त की अपोजिशन जमात ने एक धरना दिया था, इसी तरह का अमल किया था, तो अखलाकी तौर पर उनको भी वो जवाब हासिल था? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमने अभी लाया अमल फाइनल नहीं किया है, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा और इस हुकूमत को जाना चाहिए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम की दरीना बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ये हुकूमत, आप सर्वे कर लें, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, पूरे पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, और इंशाल्लाह बहुत बड़ी रैली होगी। और अगर इसके बारे में उसके करीब जाके हम फैसला कर लेंगे कि अगर तो गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्के की ज़रूरत हुई तो वो ज़रूर लगाएंगे। सही। और राना साहब, चूंकि पीपल्स पार्टी और आपके भी आजकल ताल्लुकात आपकी जमात के बहुत अच्छे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी भी इस पूरे अमल में आपके साथ होगी? नून लीग तो साथ है मौलाना फजल रहमान के, तो पीपल्स पार्टी भी साथ होगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला करना है और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वो साथ होंगे, क्योंकि उनके साथ भी सिंध में बड़ी ज्यादती हो रही है, कराची के ऊपर ज्यादती हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है कराची के ऊपर। अब आप देखें कि अगर एक नालायक आदमी ने कमेटी बनानी हो तो वो क्या करेगा? वो अपनी नालायकी के साथ सबसे बड़ी जमात को उस कमेटी से बाहर रखेगा। तो जब वो बड़ी जमात बाहर होगी तो वो कमेटी क्या करेगी? एक दूसरे की शक्लें देखेगी ना। सही। चलें, ठीक है। राना अफजल साहब, बहुत शुक्रिया नून लीग का मौक़िफ़ देने के लिए। आपने वाज़े कर दिया कि इस आज़ादी मार्च में मौलाना फजल रहमान के साथ है। तो हारिस नवाज़ साहब, नून लीग एक ज़ाहिर बड़ी जमात है, अपोजिशन की, माजी में कई बार हुकूमत भी कर चुकी है, मौलाना फजल रहमान भी बड़े बड़े जलसे करते हैं। ये दोनों जमातें ही मिलकर, अगर पीपल्स पार्टी साथ हो या ना भी हो, यही दोनों जमातें मिलकर अगर इस्लामाबाद जाएंगी तो एक बड़ा मजमा इकट्ठा कर सकती हैं। हुकूमत के लिए आगे बड़ा चैलेंज हो सकता है। देखें अरबाब, सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। शर्म इस बात की आनी चाहिए कि ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। जो कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हो रहा है, जिस तरह इंडिया ने इस पर कब्ज़ा किया है और 370 को रिवोक किया और फिर 35A को भी कंट्रोल किया, क्या इनको शर्म आती है? इन्होंने कश्मीर के बारे में कोई स्टेटमेंट दी है? अगर इनको आज़ादी मार्च करनी चाहिए तो ये कश्मीर की आज़ादी के लिए जाएँ और आज़ाद कश्मीर तक अपनी रैली को लेके जाएँ, फिर तो मैं मानता हूँ कि इनको पाकिस्तान से और कश्मीरों से मोहब्बत है। हर दफ़ा हर हुकूमत में ये कश्मीर के चेयरमैन रहे हैं कमेटी के, इन्होंने क्या किया है? इनको ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती है। मुझे बहुत अफसोस है कि ये इतने मफाद परस्त इंसान हैं कि इनको पाकिस्तान से रत्ती भर मोहब्बत नहीं है, इनको सिर्फ ज़ाती मफादात हैं और इसके बाद इनको कोई फ़र्क प्रिविलेज मिले। ये PTI पर इस वक्त सिर्फ प्रेशर टैक्टर्स डाल रहे हैं कि PTI अल्टीमेटली इनको कोई ओहदा दे दे, कोई इनको अपॉइंटमेंट दे दे या इनको डील कर ले, जो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ऐसे करने वाले हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहें। इस वक्त ये लॉकडाउन करने के लिए आज़ादी की जो बातें कर रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा?
क्या पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा होगा? पाकिस्तान इस वक्त बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर है। आपके सामने है कि किस तरीके से इंडिया ने कश्मीर पे गासबाना कस्बा किया हुआ है। दुनिया में हम लोग बातें करें जाके, और अगर हम ये शो करें कि मुल्क के अंदरूनी हमारे हालात ये है, तो क्या इंडिया आज के बजाय कल हमारे पर आज अटैक करेगा कश्मीर में आकर और बताएगा कि ये इनका आपस में इंतशार है? इस लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत टाइम है। इनको सबसे पहले कश्मीर के ऊपर बात करें, कश्मीर के लिए आज़ादी मार्च करें, जाके कश्मीर आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद जाएं, वहाँ से इजहार यकजहती करें, फिर इनको करने की जरूरत। ठीक है, एक गलत वक्त पर मौलाना फजल रहमान मूव कर रहे हैं। हारिस नवाज साहब ये कह रहे हैं एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जुमे के रोज़ मुजफ्फराबाद में एक बड़ा जलसा करने का ऐलान किया गया है। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली, वहाँ 58 ममालिक ने 5 मुतालबात अब भारत के सामने रख दिए हैं। वो मुतालबात कब तक उन पर अमल दरामद हो जाएगा, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जुमे के रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुजफ्फराबाद जाएंगे, वहाँ पर एक बड़ा जलसा होगा और उसमें एक बार फिर कश्मीरियों से वो इजहार यकजहती करेंगे और भारत के जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ एक वाज़ेह पैगाम दुनिया को देंगे। और साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी इंसानी हकूक़ कमीशन में हासिल हुई थी, जहाँ जनीवा में काउंसिल का इजलास हुआ था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मौसर अंदाज में पाकिस्तान का केस, कश्मीरियों का केस वहाँ पर रखा और साथ ही साथ वहाँ मौजूद 58 ममालिक की जानिब से 5 मुतालबात भारत की जानिब से किए गए, जिसमें पहला मुतालबा यह था कि कश्मीरियों से आज़ादी ना छीनी जाए, गिरफ्तार रहनुमा रिहा किए जाएं। दूसरा मुतालबा यह था कि आलमी मीडिया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को वहाँ पर रसाई दी जाए। तीसरा मुतालबा इन ममालिक की जानिब से किया गया कि मकबूजा कश्मीर में ज़राए मवासलात को बहाल किया जाए। चौथा मुतालबा था कि मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू का फौरी खात्मा किया जाए और इंसानी हकूक़ कमिश्नर की सिफारिशात पर अमल किया जाए। ये था 5वां मुतालबा। इन तमाम मुतालबात को पेश करते हुए शाह महमूद कुरैशी का क्या कहना था, पहले ये आपको सुनवाते हैं। तो हारिस नवाज साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू हमने सुनी। ये 5 मुतालबात एक तरह से पूरी दुनिया की तरफ से अब रख दिए गए हैं, लेकिन अमली तौर पर कब ये सूरत हाल मुमकिन हो सकेगी कि कश्मीर से कर्फ्यू का खात्मा हो? 38 से 39 रोज़ इस सूरत हाल को हो चुके हैं। पाकिस्तान भी सिफारती सतह पर अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। मुजफ्फराबाद में जलसा भी वज़ीर आज़म करने जा रहे हैं। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से उन्हें खिताब भी करना है। और क्या कुछ कर सकता है पाकिस्तान इस सिलसिले में? देखें, ये कल जो एक यूनाइटेड नेशंस की एक ह्यूमन राइट्स की काउंसिल थी, इसमें बहुत ही मौसर तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ने बात भी की है और वहाँ जाकर अपने नुक्ता नज़र भी बयान किया और बहुत कैंडिड तरीके से बात की। और ख़ास तौर पर उसके बाद 58 कंट्रीज़ ने उसको साइन भी किया, 5 निकात जो आपने बताए हैं और बहुत अहम है। ख़ास तौर पे कश्मीरियों को अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करने दिया जाए और फिर जैसे एक कमीशन जाना चाहिए, कर्फ्यू ख़त्म होना चाहिए, वहाँ पर लोगों से पर जो ब्लैकआउट किया है वो ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत अहम बातें हैं। बात ये है कि आगे क्या करना चाहिए, ये तो वहाँ पर हो गया, अमल का कौन करेगा, ये सबसे अहम बात है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि लोगों दुनिया के फ़ैसले, मुल्कों के फ़ैसले के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो बैठ के लोगों में मसाइल हल करेगी और लड़ाई से दूर रखा जाएगा। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कितनी हौलनाक तबाही हुई थी। इशू ये है कि पाकिस्तान ने अपना नुक्ता नज़र बहुत बयान कर लिया, चाहे वो मलिया लोधी हों, फॉरेन मिनिस्टर हों, या 27 सितंबर को भी जाके हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनरल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर ने जाना है, वहाँ बात करेंगे। इशू ये है कि इसको अमल किसने करना है। जब ज़रूरी होता है तो यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन करवा लेते हैं। चाहे इराक़ की बात देख लें, लिबिया की बात देखें और ईस्ट तैमूर के लिए साउथ सूडान की बात करें। बात यह कि इस वक्त भी ये दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये अक़वाम आलम की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी कि इस खित्ते को और दुनिया को तबाही के जो दहाने पे खड़ी हुई उससे ख़त्म किया जाए। अगर आप देखें तो ये यूनाइटेड नेशन की ज़िम्मेदारी है, उनका रेजोल्यूशन है कि कश्मीर को उनके हक़ खुदरात देना चाहिए। और वो सिर्फ ये कह देना कि जी आप इसको करें, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कह देते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान को खुद स्ट्रॉन्ग होना है, पाकिस्तान ने खुद खड़े होना है, पाकिस्तान ने दुनिया को बताना है कि अगर इवन दुनिया में कोई हेल्प नहीं करता तो पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है, पाकिस्तान कश्मीर की मदद करेगा और हर किस्म की करेगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने और उसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ ने ये बात भी की है।
ये दुनिया को बताने की ज़रूरत है, ख़ासतौर हमारे खित्ते में जो मुल्क हैं, चाइना है, रशिया है, ईरान है, उनको अपने बताने कि सबसे ज़्यादा इस खित्ते को नुकसान होगा। चाहे कन्वेंशनल लड़ाई हो या खुदा न खास्ता दूसरी लड़ाई होती है, इससे बहुत हौलनाक तबाही होगी। और पाकिस्तान ने पीस का अमल, हमेशा पीस का पैगाम दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने शुरू से लेके एंड तक जब अभिनंदन को छोड़ा, उस वक्त भी कहा कि हम पीस के लिए काम कर रहे हैं और इंडिया को रियलाइज़ कर रहे हैं कि टेबल पर हैं, बात करें। लेकिन ये एक इतना बड़ा 4 लोगों का टोला है हिंदू इंतहा पसंदों का, जो ये चाहते हैं कि वहाँ सिर्फ हिंदू हों और माइनॉरिटीज़ ख़त्म कर दी जाएँ, और सबसे पहले मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं। सिक्किम की मिसाल आपके सामने है। अब बात यह है कि हमने क्या करना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए 2-3 एक्शन तो हम करें। क्या हमने अभी तक अपने सफारतकार को इंग्लैंड से, वहाँ से, इंडिया से बुलाया? क्यों नहीं हमने ख़त्म किया? सिर्फ हाई कमिश्नर को बुलाने का हाल नहीं है। एयर स्पेस हमें उनकी बंद करनी चाहिए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि 2 न्यूक्लियर मुल्क आपस में और लड़ाई के नज़दीक हो रहे हैं। एस्केलेशन बढ़ रही है। जब आपके ताल्लुकात मुनक़ते हो जाते हैं, आपका बिज़नेस बंद हो जाता है, आप एयर स्पेस बंद कर जाते हैं, तो दुनिया का पैगाम जाता है कि खुदा न खास्ता 2 न्यूक्लियर मुल्क आईबॉल टू आईबॉल एक सामने खड़े हैं, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। यहाँ पर दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया अब आगे बढ़े, सही, उनका ज़मीर जागे। जिस तरीके से आज 38 दिन हो गए हैं कि कश्मीर में जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, किसी ने क्या सवाए स्टेटमेंट की तशवीश से कुछ नहीं होता। तो इसके लिए पाकिस्तान को अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और दुनिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी ताकतों को अब इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो शेख याकूब साहब, 3 बार डोनाल्ड ट्रंप इस मसले पर सालसी की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन कल जो उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो रही है, क्या वो बयान उनकी इस मामले पर नॉन सीरियसनेस को जाहिर नहीं करता? जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, किस तरह से दोनों ममालिक की कशीदगी कम हो सकती है? पहले तौर मैं ये कहूँगा कि देखें, ये इस वक्त पाकिस्तान एक कश्मीर के हवाले से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से दो चार है। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हम भरपूर तरीके से उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उन ऑप्शंस में जो हमारे पास वेरी फोरमोस्ट ऑप्शन है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो हमारी एफर्ट्स हो रही हैं, उसमें किसी किस्म की आप देखेंगे कोताही आपको नज़र नहीं आएगी। 50 साल के बाद आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ कश्मीर के ऊपर। 50 साल तक खामोशी के बाद हमने उस जमूद को तोड़ा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अभी ये जो 58 कंट्रीज़ की जो ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग के हवाले से जो जो रिकमेंडेशंस आई हैं 5, वो बहुत ही स्ट्रांग है और इंडिया को उसमें भरपूर तरीके से अंडर प्रेशर किया गया है। तो शेख याकूब साहब, आपसे जो गुफ्तगू चल रही थी इस मसले कश्मीर पर, जिन बड़े बड़े मुल्कों की हमें इस मामले में हिमायत चाहिए, क्या उनसे हमारे वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ारजा ने राब्ते किए हैं और जवाब में कुछ हिमायत मिल सकी है अब तक? बैनुल-अक़वामी तौर पे जहाँ हमने बातचीत की है बड़े ममालिक के साथ, P5 में आप देखेंगे, उसके अलावा जो हमारे रिवायती जो हमारे हलीफ ममालिक रहे हैं उनके साथ, सबके साथ इस मामले को टेकअप किया गया। और सबकी तरफ से देखिए, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस इंडिया में हो रहे हैं उसके ऊपर दूसरी बात नहीं है, हर कंट्री ने हमारे मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जब मैं कहता हूँ वो हमारे लिए भी है और इंडिया के लिए भी है कि इंडिया की देखें, उनकी 7 लाख से ज़्यादा फ़ौज ऑलरेडी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है इसमें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। वो उसको नहीं एक्सप्रेस कर सके, उनकी जो आज़ादी की तहरीक है वो चल रही है। और आज उस आज़ादी की तहरीक को इंडिया ने फ्लेयर अप किया है, ये हमारी तरफ से नहीं हो बल्कि उन्होंने खुद फ्लेयर अप किया है। और ये जो सब्जुगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे उन्होंने उसको अनेक्स करने की कोशिश की है, ये कभी आज की दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि कश्मीर आज़ाद था और कश्मीर आज़ाद रहेगा। कश्मीर का बच्चा बच्चा आज़ादी चाहता है और कश्मीर का बच्चा बच्चा इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता। आज की इस सिचुएशन को आप महसूस करें कि इतनी बड़ी फ़ौज के होने के बावजूद भी आज इंडिया उसको कंट्रोल नहीं कर सका। तो जब अब ह्यूमन राइट्स की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से और हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तरफ से जब प्रेशर इनके ऊपर आएगा, और जो हमारा फोरमोस्ट टारगेट यही है कि हम इंडिया को प्रेशर बिल्ड करें और उस प्रेशर के नतीजे में इंडिया अपने एक्शन को रिवर्स करे फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जैसे आज की रिकमेंडेशंस आई हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू में नरमी की जाए, वहाँ लोगों को खाने पीने की जो अशिया हैं, जो पीने की अशिया हैं, अद्वियात हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो उनको मैसर आएँ और उनके ऊपर जो एक जो उनको पाबंद कर दिया गया हो, उनको जेल में तब्दील कर दिया गया हो, उसका खात्मा हो। ये सारी स्ट्रगल हमारी इस वे में हो रही है और हमारा फोरमोस्ट
हमारा टारगेट भी यही, उसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं इंशाल्लाह समरावर साबित हो रही हैं। और आप देखेंगे कि ये प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और फिर 13 तारीख के जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का आप फरमा रहे थे, और ये एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, तो ये भी हमारे कश्मीर सही। तो हुकूमत इस मामले पर अपनी कोशिशों को आगे बढ़ा रही है। पूरी दुनिया के सामने ये मामला पाकिस्तानी हुकूमत लेकर गई है। वज़ीर ख़ारजा हो या वज़ीर आज़म हो, इस मामले को हर फोरम पर उठा रहे हैं। और इसी सिलसिले में 27 सितंबर को एक बड़ा अहम खिताब जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म को भी करना है। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। शेख याकूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम याद करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। आज 11 सितंबर है, उनकी 71वीं बरसी आज मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। पूरी कौम बाबा कौम को सलाम कर रही है। और बोल न्यूज़ ने भी एक छोटी सी कोशिश की है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन पेश करने की, आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।